प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जिस सेवा की तैयारी में हैं, न्यायिक सेवा, उसके तीनों प्रक्रम में अलग अलग चुनौतियां हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार एक बजने वाला है जो स्टूडेंट्स पहली बार इस परीक्षा में प्रवेश पाना चाहते हैं, उनके लिए चुनौती है कि कैसे प्री परीक्षा में अधिकतम अंक अर्जित करें। और दूसरी चुनौती उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एक के सिवाय कई दफ़े प्रीलिम्स दे चुके हैं, मेंस उनका नहीं हो पाता या होता है तो भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता और बार बार उनको भी प्री देने आना पड़ता है। उनकी चुनौती ये है कि माइनस मार्किंग के इस युग में, खास करके यूपी कमीशन के दृष्टि से देखें और बिहार हायर जुडिशरी प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें, तो आपका सही नंबर भी जो अतिरिक्त गलती करने की वजह से दंडात्मक रूप से कम हो जाता है, वो किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो दूसरी चुनौती ये। तीसरी चुनौती, जो मुख्य परीक्षा के तैयारी में पहले से लगे होते हैं, जैसे हमसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वैकेंसी आई नहीं है, मेंस की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं और उनका भी अंतिम चयन नहीं हो पाता। हो सकता है वो मेंस ही क्वालिफाई ना कर पाए तब भी, जबकि उन्होंने सावधानी बरती, पूर्व में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली या जो भी उपाय संदर्भित था उन्होंने किया। तो एक विचित्र चुनौती तौर पे वो खड़ा होता है कि आखिर अब क्या करें। और चौथी चुनौती, आखिरी, इंटरव्यू कई बार हुआ लेकिन फाइनल नहीं हो रहा। ये चारों चुनौतियों का स्तर अलग अलग तो है, लेकिन चारों में एक समानता है, नए रूप से प्री देने का। अब क्या होगा? अब तो फिर से प्री पढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं, अगर प्रारंभिक परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो बाकी की परीक्षाएं आपकी बेईमानी हैं। मतलब उसके सपने ही नहीं आप बुन सकते, अधिकार ही छीन लिया जाता है। यह सत्य है। किसी भी प्रारंभिक परीक्षा को छोड़कर, सिवाय एंट्रेंस टेस्ट के, जो किसी भी डिग्री के लिए जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में, तो एंट्रेंस टेस्ट होता है, वहाँ वो प्राथमिक टेस्ट आपके सर्विस यानी आपके प्रवेश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नंबर, यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का नंबर केवल छंटनी के लिए किया जाता है, भीड़ से आपको अलग करने के लिए। आपकी योग्यता की परख दूसरे प्रक्रम पर होने वाली मुख्य परीक्षा से होता है, पता है आप सबको। शिक्षा विभाग में योगी गवर्नमेंट आने के बाद दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए कि टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम में, जीआईसी में सहायक अध्यापक की भर्ती में सिंगल पेपर्स हुआ करता है और बगैर इंटरव्यू के जो व्यक्ति उसमें हाई रैंक आता है उसको सहायक अध्यापक जीआईसी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ही हाई स्कूल लेवल और इंटर लेवल के अध्यापक बनाए जाते हैं। समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम इस समय 11 फरवरी को पोस्टेड है, उस एग्ज़ाम के लिए भी जो परीक्षाएं होती हैं वो दो प्रक्रमीय हैं, प्री और मेंस की। लेकिन ये कमीशन के द्वारा लेनी जाने वाली 5 मुख्य परीक्षाओं में, जिसमें अब निश्चित तौर पर इसमें लोअर नहीं शामिल है, आपको प्रारंभिक परीक्षा से जूझना ही पड़ रहा है। आपने अनुभव किया होगा 2015 के बाद उत्तरोत्तर बढ़ते हुए समय में जो कंपटीशन की स्थिति बनी हुई है, जो कंपटीशन की मुख्य धारा में
सीनियर होते हुए भी लड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चुनौती उनको प्रारंभिक परीक्षा में आ रही है। नाम नहीं इसका गजट होता कि प्री परीक्षा में वो कौन सा कैंडिडेट है जो लगातार मेंस लिख रहा था, अब की बार प्री नहीं हो पाया। मैं आज यह वीडियो इसी सतर्कता को के लिए, सजग होने के लिए आपके लिए भेज रहा हूं। 30 तारीख है आज, 30 दिसंबर, और रात्रि के 1 बज रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, इस पर आपने कभी विचार किया? तो जैसे मेंस का सिलेबस होता है, इंटरव्यू का सिलेबस होता है, शेड्यूल होता है, ऐसे प्रारंभिक परीक्षा का हर प्रश्न पत्र में बाकायदे नोटिफाइड सिलेबस होता है। कभी आपने इतना रुचि दिखाई है कि उस सिलेबस के प्रति बड़े से चार्ट में उसको बनाकर मार्क करते चलें कि इतना हम पढ़ चुके, इतना बाकी है? कभी ऐसा जहमत उठाई? अगर आपने ऐसी जहमत नहीं उठाई है तो आप उस विशिष्ट दर्जे के प्रारंभिक परीक्षा के स्टूडेंट नहीं हैं जो बहुत हाई मार्क लेके आते हैं। सिलेक्शन तो बॉर्डर पे हो जाता है। जैसे मान लीजिए पिछले ही एपीओ का एग्जाम्पल लेते हैं, 107 नंबर पाने वाले को मेंस लिखने का अवसर मिला और उन्हीं मेंस लिखने वालों में से 69 लोग प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनाए गए। प्री का रिजल्ट या कट ऑफ बाहर नहीं है, इसलिए एक मैस्मेरिज्म मैं आपको शेयर कर रहा हूं, परफेक्शन नहीं है इसमें। जूनियर डिवीजन में भी जो 303 पद बनाए गए, लोग भरे गए, प्रारंभिक परीक्षा में जो एक प्रायिक अनुमान है कि 280 नंबर पाने वाले कैंडिडेट का जनरल में सिलेक्शन हुआ, जो भी हो, मोटा मोटी 4-5 नंबर इधर उधर। लेकिन ये नंबर पाने वाले एक्सट्रीम ऐसे भी लड़के हैं जो 350 तक पहुंच गए। ये 350 तक पहुंचने वाले वही लड़के हैं जो बार बार प्री पढ़ते हुए इतना उनके दिमाग में घर कर गया है कि प्रश्न देखते ही बगैर किसी व्यवधान के वो सीधे उत्तर पर पहुंचते हैं। उनका समय भी बचता है। आपको आश्चर्य लगेगा, इतना नंबर लेने वाले 2 घंटे का अगर पेपर है तो 1 घंटा 40 मिनट में ही 20 मिनट पहले करके रंग वंग के फिट होते थे। उनको यहां तक पता है कि 1/3 माइनस मार्किंग के क्वेश्चन में कौन से प्रश्न को छूना नहीं है। वो जानते हैं कि अगर छुए कि हमारा नुकसान हुआ। जो प्रारंभिक स्टेज पे तैयारी कर रहे लड़के होते हैं, उनका दिमाग 77 कोने में उस एग्जाम हॉल में ड्यूरेशन पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन जाता है। वो सोचते हैं कि अगर बहुत कम कर देंगे, जैसे मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, फिर एपीओ के बारे में कह रहा हूं, 150 क्वेश्चन, तो उनको चिंता ये सताने लगती है कि अगर वो 80 क्वेश्चन ही उन्हें आ रहा है तो बहुत कम है, और अगर इसी में माइनस मार्किंग भी चला गया तो खत्म हो जाएंगे। तो वो क्या करने लगते हैं, माइनस मार्किंग के पेपर में उस सेकंड और फोकट वाली थ्योरी पर काम करते हैं कि इतना तुक्का मार देते हैं, अगर तुक्का में से 1/3 गलत भी हो गया तब भी तो हम 100 पहुंच जाएंगे। नतीजा इसका उल्टा होता है। वो 1/3 के जो सोच करके तुक्का मारते हैं, 2/3 से ज्यादा इनका गलत हो जाता है। जो संभावना ये थी कि अगर 80 पर ही टिक जाते तो 80 या 75 मिल जाता, वो संभावना सिमट कर अत्यधिक कर देने से, 2/3 के उसमें गलत हो जाने से और फिर पुनः माइनस मार्किंग के शिकार हो जाने से, वो 70-75 नंबर पाने वाला लड़का 150 में कहाँ आके टिकता जानते हैं? अंडर 40 से 50 के बीच में सही कर पाता। ये किसी से बताता नहीं, वो बता ही नहीं सकता। यहां तक कि प्रेमी और प्रेमिका का एक गूढ़ रिश्ता होता है जहां वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, नहीं बताएगा। इतनी खस्ता हालत हो जाती है माइनस मार्किंग में। उसके 2 कारण होते हैं, एक तो अधकचरी तैयारी, दूसरे एग्जाम हॉल के प्रेशर में सही नियंत्रण का ना होना। अब आप प्रश्न कर सकते हैं ये दोनों स्थापित कैसे हो सकता है, कैसे व्यक्तिगत गुणों में आए ये? मैं कह रहा हूं, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि कल मैंने जब सिलेबस तैयार किया है 3रे बैच यूपीएच जेएस का, तो 44 पेपर तैयार हुए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों का इस बैच में सिलेक्शन होना है, अगर हाई कोर्ट 83 के 83 पदों को भरता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमको सुन रहे हैं उतना ही सही, मान लीजिए हमको सुनने वालों में से 200 लोग फार्म डालेंगे और फार्म लगभग 9 से 10,000, हद 12,000 फार्म भरने की संभावना है। इन 12,000 टोटल लड़कों में से कोई भी एक ऐसा शख्स क्या हो सकता है जो मेरी तरह मेरे सीरीज से जुड़े बगैर खुद के लिए कोई टाइम टेबल ऐसे बनाया हो? क्या भ्रम चल रहा है? हमारा तो प्रिय हो ही जाता है। दूसरा भ्रम, हमें कौन हरा सकता है? तीसरा भ्रम, हम और किसी से पढ़ने जाएं? चौथा भ्रम, बहुत होगा नहीं मिलेगा तो एडीजे क्या जिंदगी है? ऐसी अगर मानसिकता आपकी है या इन प्रवृत्तियों में आप युक्त हैं, यकीन मान लें प्री अगर बाई दबे लक बाई चांस निकल ही जाए, अंतिम चयन नहीं हो सकता। एक और स्पष्ट रेखांकित करता हुआ कहना चाहूंगा, किसी भी परीक्षा का, चाहे एपीओ हो, चाहे जूनियर डिवीजन, चाहे एचजीएस, प्री में अपेक्षा से बेहतर अंक मेहनत करके हासिल करने का यह स्वाभाविक लक्षण होता है, नेचुरली फीचर है। नेचुरल फीचर क्या? उसके मेंस की तैयारी में उसकी डेप्थ है। अगर प्रीलिम्स ही बॉर्डर लाइन पे हो रहा है तो उस बात का स्पष्ट संकेत है कि मेंस की तैयारी अभी हुई ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर प्रारंभिक परीक्षा में तभी आता है जब वो मेंस की लायक तैयारी जाने अनजाने में प्री स्तर पर ही कर चुका होता है। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर सीआरपीसी के क्वेश्चन सेशन ट्रायल के बाद 225 सेक्शन से 237 सेक्शन सेशन ट्रायल है, 237 के बाद जितने सेक्शन हैं 484 में, वहां से पूछे गए सवाल के लिए अगर आपको बेयर एक्ट खोलनी पड़ती है, एविडेंस में सेक्शन 32 के बाद कुछ पूछा जाए और आपको बेयर एक्ट खोलनी पड़ती है, आईपीसी में 106 के बाद आपको कुछ भी पढ़ने के लिए, जानने के लिए बेयर एक्ट पलटना पड़ता है। कब? जब एग्जाम देकर चले आते हैं। आप ये समझ जाएं कि आपका लेवल भी बहुत नीचे है और आपको क्या चाहिए? देश के अंधविश्वास के सहारे, देश के भ्रष्टाचार के आरोप के सहारे आपको बल भी मिलता है और दयो दयो आलसी पुकारा। अगर आस्तिकवादी हैं तो भगवान को पकड़ के रोएंगे, शिकायत करेंगे। नास्तिक हैं तो अपनी गलती मानेंगे नहीं, अहंकार से ग्रसित हो जाएंगे। इन दोनों का नतीजा, इस दोनों प्रकार के व्यक्तियों का, स्टूडेंट्स का नतीजा यही होता है, कभी अंतिम चयन नहीं होता, काम ही नहीं कर पाते अपने अपने विशिष्टताओं के चलते। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो समय चल रहा है प्रारंभिक परीक्षा में, चुनौती आपके सामने खड़ी है, कोशिश करें केवल बॉर्डर लाइन पे सिलेक्शन ना हो। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूपीएचजीएस को लेते हैं, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है, वे फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पुराना वाला ही सब है। ऐसे में 100 में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 9-10 हज़ार रिजल्ट आने की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें से 20 से 25 लड़के, 9-10 हज़ार में से 20 से 25 लड़के ऐसे होंगे जो 100 नंबर के पेपर में विदाउट माइनस मार्किंग के 85 के ऊपर चले जाएं। क्या आप इस स्टेज पर हैं कि आप यूपीएचजीएस का पेपर चाहे 18 क्वेश्चन अंग्रेजी पूछे, चाहे 10 क्वेश्चन पूछे, चाहे 20 पूछ ले, चाहे किसी पेपर से ना पूछे मोहम्मद अल्लाह से, ना पूछे इजमेंट से, ना पूछे माइनर लॉ के किसी पेपर से, मोहम्मद अल्लाह से ना पूछे, फिर भी अगर आप 80% से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं तो आप में कैपेबिलिटी है। हो सकता है इतना नंबर लेने के बावजूद भी अंतिम चयन ना हो। क्यों? क्योंकि मेंस राइटिंग की स्किल आपको पता नहीं। लेकिन इस बात का तो रत्ती भर संदेह ना रखते हुए ये बात का प्रमाण है क्या कि वह व्यक्ति मेंस की
नॉलेज रखता है, लिखना न जानने के कारण बाहर हो रहा है। यह संदेह करना बेईमानी है कि जिस व्यक्ति का प्रीलिम्स लेवल पर उस पेपर में 80% सही हो जाए वो मेंस की नॉलेज नहीं रखता। मेंस में जो लिखा जाना है उसको ऑलरेडी तैयार है, लेकिन कैसे लिखा जाना है ये सही पता ना होने के कारण विद इन ड्यूरेशन फिक्स पीरियड, चाहे जे चाहे एपीओ चाहे एचजेएस, तजुर्बा नहीं होता और लास्ट के सारे क्वेश्चन वो रंग देता है केवल। नतीजा, शुरुआत में जो नंबर उसको सॉलिड मिलते हुए जाते हैं, अंतिम आखिरी 5-10 पन्नों में उसकी कहानी ही खत्म हो जाती है। और जहां 200 नंबर ला के पेपर में उसको अगर समायोजित ढंग से वो लिखने का अभ्यासी होता तो उसे 120 से 130 नंबर मिलते। उसका नतीजा क्या होता है कि 40 नंबर वो माइनस हो जाता है और वो 80 पर टिक जाता है, यानी 80/200। यही जूनियर डिवीजन का हाल, यही एचजीएस में, दोनों में। एपीओ के जो पेपर होते हैं वो कोई प्रश्न पत्र 200 नंबर का होता ही नहीं, सब चारों के चारों 100 नंबर के होते हैं मेंस में। तो वहां यही परसेंटेज रेशियो लगा लीजिए। 2022 में जो परीक्षा हुई है एपीओ की, उसका कभी आपने गौर से ये मन में आया कि प्रक्रिया विधि वाला पेपर स्वयं से हल करें? जरा कोशिश करें, ये सवाल पूछा कहां से गया है? आपके मन में कभी आया कि 2018 यूपी जुडिशरी का जो रिजल्ट आया जिसमें जज बनाए जा चुके, उस पूरे पेपर को बगैर साल्व के मार्केट में आए मैं खुद से हल करूं? ये नहीं आया, शेड्यूल आपने नहीं बनाया, प्रक्रियात्मक स्तर पर जो गलतियां उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया, और आप सोच रहे हैं कोई बाबा आपको सिलेक्शन दिला देगा? या ये आरोप आपका बहाना बन जाएगा कि न्यायिक सेवा में, न्यायिक डिपार्टमेंट में या कमीशन में भ्रष्टाचार है, नंबर नहीं देते? सतर्क होइए, उच्च बिंदु पर सीखने की भूख पैदा कीजिए, और आप मानिए कि अगर आपको फिर से प्री देना पड़ रहा है तो कमी है आप में। और यह भी ध्यान रखिए कि जब नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी की हो जाती है, जैसे कि एचजीएस को मान ही लीजिए कि हो गई, 5 दिन के बाद फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद मेंस नहीं पढ़ा जाता, प्री के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो फाइनल सिलेक्शन पा जाते उस बैच में, जिस बैच में उन्होंने एग्जाम लिखा, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट हुए, इतना डाइवर्ट हुए, इतना चीज़ों में उलझे, ऐसी चीज़ों में आसक्त हुए कि दोबारा जब वो प्री देने की बारी आई, सिलेक्शन हो नहीं पाया, तो प्री ही नहीं निकला। नहीं निकलेगा, निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 2018 के बाद व्यक्तिगत मैं अपनी आंखों से परिवर्तन देख रहा हूं, 2015 यूपी एपीओ प्रीलिम्स के पेपर में जो लड़का, सुनना, उसके जीएस को भी ध्यान रखना, जब एपीओ की बात करूं तो जीएस और 50 क्वेश्चन जीएस और 100 क्वेश्चन ला को सोचकर बोल रहा हूं, वही सोचकर आप सुनिए भी। 2015, 2007 जनरल, 2007 स्पेशल, 2011 एपीओ के मेंस के या सॉरी प्री के टेस्ट प्रश्न पत्र को देखना, जीएस और ला के मीर पैर मिला करके जो लड़का उस पेपर में 110 या उसके ऊपर सही कर लेता था, वही लड़का, वही सेम लड़का पेपर दे दीजिए 2018 एपीओ, 2022 एपीओ की प्री का 80 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा। क्या सुने आप? जो लड़का उस पेपर में 110 के ऊपर चला जाता था जनरली बगैर किसी प्रयास के, वही लड़का इस पेपर में 40 नंबर माइनस होकर 80 नंबर पर, 85 नंबर पे आके टिका। मतलब जीएस उसके पल्ले नहीं पड़ता। 80 नंबर वो पाया भी तो पाया कैसे? टोटल के टोटल ला से। यानी 80 नंबर अगर उसे मिल रहा है तो 100 में 80 के 80 वो ला नहीं सही किया होगा, 4, 5, 7, 8, 10 कुछ भी तो जीएस में किया होगा, तो 70 नंबर ही वो ला में ला पाया। यानी 100 में 70 नंबर विदाउट माइनस मार्किंग के बीच में लाना शर्म की बात है उसके लिए, जो एक जमाने में 110 ला में 90 के ऊपर था। क्यों हुआ ऐसा? रिपीट नहीं करता वो। और जो न्यू चेंजेज हो रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स पर, जीके के पेपर पर, लॉ के पेपर पर, जो क्वेश्चन में डिफरेंस किया रहा है एक्सपर्ट, उसको
ध्यान देना जरूरी नहीं समझता। ऐसे लोगों को यह भी कहना बेईमानी है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में जीने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। ध्यान रखना, जो लोग फराडिया होते हैं वो सीधे साधे सज्जन बुद्धिमान लोगों से ज्यादा दिमाग रखते हैं। कभी फ्रॉड करके देखना, फ्रॉड करके और बचना हो तो कैसे बचेंगे? डकैती डाल करके बचना, ये बुद्धिमानी दिखाना कि बड़े सीधे सरल बुद्धिमान आदमी है, फेक है। मैं ओरिजिनलिटी इसमें देखता हूं कि कौन आदमी डकैती डालकर, चोरी करके, चरित्रहीनता वाला करेक्टर करके कौन बेदाग बच लेता है और यह सोसाइटी में साबित कर देता है कि वो दूध का धुला है। ये जो दिमाग चलाता है वो चक्कर घन्नी जैसा, वैसा दिमाग अगर होगा तब आपकी ये मनोवृत्ति काम करेगी कि हमारा जीएस में इतना कम हुआ तो क्यों कम हुआ, हमारा ला में इतना नंबर कम हुआ तो क्यों हुआ। जानते हैं जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा गुरूर रखते हुए इस बात को स्वीकार करता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, नहीं तो हमारा सिलेक्शन। असल में ओवर कॉन्फिडेंस में वो नहीं आता, वो लीचड़ सुस्त लापरवाह होता है। उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहना मूर्खता है। उसको इस हकीकत का पता चलना चाहिए कि जिस कमी के कारण वो प्री नहीं निकाल पाया उसमें उसकी खुद की लापरवाही और सुस्ती है। और लापरवाही और सुस्ती शब्द ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास के नीचे आते हैं। जैसे हम लोगों ने सोसाइटी में मान रखा है ना, फला कास्ट ऊंची फला कास्ट नीची, वैसे ओवर कॉन्फिडेंस की जो कास्ट है वो ऊंची कास्ट का है, समझना। और जो इस तरीके से है, जो हीन भावना से ग्रस्त है, जिसका लो कॉन्फिडेंस है, जिसके कारण नंबर कम आ रहे हैं, उस श्रेणी में आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस एक उच्च, उसमें क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे लोग उपदेश देते हुए मिलेंगे आपको। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको ऐसे ही हवा हवाई नहीं बात कह रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस वाले आपको एग्जांपल मिल सकते हैं, सर मुझे आता नहीं था, मैंने ऐसे तुक्का मारा 20 सही हो गया, हो सकता है। ये कौन करेगा? अति आत्मविश्वासी। और अति आत्मविश्वास का नतीजा कि जहां वो कहीं नहीं था लड़ाई में, वो सीधे मेंस लिख रहा, वहां भी आत्मविश्वास का प्रयोग उसने किया, उल्टा सीधा कुछ लिख के आया, सिलेक्शन है उसका। एक अति आत्मविश्वासी ये होते हैं जिनमें संजोग काम कर रहा है, और एक अति आत्मविश्वासी होश में होते हैं जो अत्यधिक शातिर होते हैं। जिनके साथ संजोग काम कर रहा है यानी परमात्मा उसमें इन्वॉल्व है, उसकी बुद्धि केवल इन्वॉल्व नहीं है, तो वो उतना शातिर नहीं है। शातिर ये है जो पूरे हर कदम पर उसकी निगाह गड़ी हुई है। उसमें एक प्रजाति आती है फर्जी मार्कशीट लगाकर सिलेक्शन। इस शातिर पने को समझने के लिए बुद्धि का चक्कर घन्ना घुमाना पड़ता है। आप किसी के यहां डांका डाल के आइए, आदमियत तो होती ही है व्यक्ति के अंदर, आत्मा तो है ही, तभी तो शरीर है। वो अकेले में कोसती, यार तू कैसे ऐसे कर गया, कैसे उसके घर में डांका डालने के बाद उसकी छोटी वाली लड़की से रेप भी कर दिया, यार तुझसे ये कैसे हुआ, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, पकड़ लेंगे तुझको, गलत किया यार तूने। तो उसकी आत्मा उसको कोसती है, वो अपने आप को ठंडे माइंड से धिक्कारता भी है। लेकिन दुर्योधन जैसे कहता है, कृष्ण से कहता है कि माधव मैं ये समझ नहीं पाता कि मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लगता, मुझे इसी में मजा आता है। किसमें? ईर्ष्या में, प्रतिद्वंदिता में, पांडवों के पतन में। तो वो जो स्वाभाविक दुर्गुण हैं जब वो व्यक्ति में ज्यादा हो जाते हैं तो वो शातिर हो जाता है, और जब शातिर हो जाता है तो गलत को वो सही साबित करने लगता है, ढोंगा बिल्ला बन जाता है। टब में गिरे हुए गीदड़ को अगर रंग की वजह से सारे सिंह सिंह समझ लें, ऐसा गीदड़ रूपी बहरूपिया सिंह सिंह का भेसा बन के छात्र के रूप में घूम रहा होता है, अधिकारी बना घूम रहा होता है, समाज सोसाइटी में अपनी इमेज फर्जी बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब तो अधिकारी है। ये मानवीय प्रवृत्ति है और ये हर क्षेत्र में है। ऐसा मत समझ लेना कि केवल मैं इसी क्षेत्र में कह रहा हूं जुडिशरी। अरे एग्जीक्यूटिव में और शातिर हैं, कई दफे कह चुका हूं।
अगर वो व्यक्ति सातिर दिमाग का होगा नहीं तो ये तीनों प्रक्रम परीक्षा क्या लगता है आपको, केवल रट्टू तोता है। जनसंख्या के आंकड़े, करंट अफेयर्स, विषय संदर्भित सामान्य ज्ञान, आपके विषय की परीक्षा हम आपसे पूछते हैं। एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 67, एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 40 से 45 44, इन सब सेक्शन में किसकी जहमत है अंदर तक घुसने की? कौन कैलकुलेशन करता है? तो आप पाएंगे जिसका दिमाग जितना तेज होगा वो उस जगह पे जरूर पहुंच जाएगा जहां अन्य नहीं पहुंच पा रहे हैं। हर कोई तेलगी नहीं हो सकता, हर कोई लादेन नहीं हो सकता। मैं सद्दाम हुसैन को बुद्धिमान और दिमाग का सातिर नहीं मानता, भोंदा मानता हूं, लेकिन इन दो व्यक्तियों को दिमाग के लेवल पर बहुत सातिर मानता हूं, जिनका नाम मैंने लिया, अब्दुल करीम तेलगी और ओसामा बिन लादेन। ये साधारण दिमाग के बंधु नहीं थे। अमेरिका जैसी शक्ति की फट गई थी एक शख्स से। या तो लादेन को उसने उठा लिया या तो ओशो को उन्होंने भगा दिया। और अमेरिकन का मतलब पदार्थवादी, विशुद्ध पदार्थवादी और प्रचंड सातिरों का समूह। पूरे दुनिया के बुद्धिमान अपने बुद्धि का प्रयोग करके जब मैक्सिमम पैसा कहीं से कमा ले, चाहे फिजी से कमा ले, चाहे न्यूजीलैंड से कमा ले, चाहे इंडिया से कमा ले, किसी भी मुल्क से कमा ले, तो उसकी ख्वाहिश क्या होती है? अमेरिका में घर बनाना। अमेरिका ऐसे बुद्धिमानों का अड्डा है। ब्रिटेन ऐसे विजय माल्या को देखिए कहां गया, नीरव मोदी कहां गया, भारत में आया क्या? भारत आज भी, अब इसको सुनकर आप लोग कहेंगे कि आप भारत की बुराई कर रहे हैं, सत्य है, उतना ही पीछे है जितना उस जमाने में वो अंग्रेज कहा करते थे कि सपेरों का देश है। मोदी जी को चिल्लाने दीजिए, सत्य तो है, लेकिन उसी अनुपात में वो देश कहां गए हैं जरा सोचिए। तो हम ये बात कर रहे थे, अमेरिका में जो बुद्धिमानों का अड्डा है वो अमेरिकन इस लादेन से परेशान हो गए थे, जो कि कभी अमेरिका में नहीं रहा। हां, जिस समय वो मध्य एशिया में रहता था और इंजीनियरिंग की थी उस शख्स ने, वो इस बात का प्रमाण था कि दिमाग का दोनों सिरा होता है, एक राम वाला, एक रावण वाला। रावण को आप अल्पज्ञानी कहेंगे, सीधे रघुनाथ जिनको आप भगवान मानते हैं, मैं मानता हूं, उनके दिमाग की बत्ती सुलगा दिया था। और क्या समझते हैं, अगर विभीषण ने जुक्ति ना बताई होती तो राम रावण का वध कर पाते? सोचिए कितना प्रकांड विद्वान था वो। तो ये हम इस पहलू को खींच रहे हैं कि आप ये क्यों दिमाग में भ्रम पाले हैं कि जो सीधा सज्जन बुद्धिमान है वो बुद्धि रखता है। भैया, बुद्धि इधर नहीं लगती, इस बात को गांठ बांध लीजिए। बुद्धि उधर लगती है जो नोटवा चुरा रहा है, हमारा शेयर करके पैसा कमाने की सोच कर रहा है। जैसे 2 मिनट के लिए कमरे में गया तो पलट, मतलब अगर आपका मेज पे उसने हाथ लगाया तो आपका ही मेन नोट्स लेकर के गायब हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपका पेज लेके जाएगा, वो अगर देख लिया कि आपने कैसे किया तो बस आप खत्म है, वो निकला हीरो हुआ। मैं पिछले 4 महीने में 50 ऐसे तजुर्बे से गुजरा हूं जिसमें मेरा पाला विशुद्ध सातिर लड़कियों और लड़कों से पड़ा है। सीखिए। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे लाइव सुनने वालों में कम से कम 35% ऐसा आंकड़ा है जो विशुद्ध सातिर है, प्रचंड। मतलब उनका लेवल यह है कि खुद ससुरे वो नील बटे सन्नाटा भी बहुत बड़ी चीज होती है, वो रसातल में जाने लायक है, लेकिन सिनेरियो ऐसा बना रखा है, भोकाल जिसे बोलते हैं, कि ससुरा पूरे, अरे मूर्ख फंसे, कम बुद्धि वाला फंसे, सीधा सज्जन फंसे तो फंसे, ठीक लगता है। सातिर भी ससुरे उसके जाल में फंस गए हैं और उलझ उलझ के मर रहे हैं। जब तक उनको यह पता चलेगा कि उलझ गया हूं, तब तक समय निकल चुका होगा। जब जाकर के सूर्पणखा बताती है कि शुंभ और निशुंभ मारे गए, रावण से कहती है कि शुंभ और निशुंभ का उन्होंने वध कर दिया, तो रावण कहता है शुंभ निशुंभ सम मोहि बलवंता। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, क्या उस समय रावण यह नहीं समझ पाया था कि यह साधारण आत्मा नहीं है, फिर भी अड़ा रहा
अपने पूरे खानदान को अपने सामने मरते हुए देखा? दिमाग दौड़ाइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो रावण इतनी बुद्धि नहीं रखता था, जिसके बारे में कहा था प्रकांड विद्वान था, वो तभी क्यों नहीं सोच लिया जब केवल 2 लोग मारे गए थे इसके अपने, और उनको उसी सुपर्णखा के सामने डायरेक्ट कह रहा है कि ये तो हमारे समान बलवान थी, इनको कौन धरती पर पैदा हो गया मारने वाला? तो क्या रावण को यह समझ नहीं लेना चाहिए था कि ये सीधे साक्षात भगवान है, नारायण है? फिर भी लड़ता रहा। पूरे परिवार, पूरे 1 लाख पूत, कहावत कही जाती है 1.25 लाख नाती, और खुद भी। ऐसा वो जानबूझ कर किया था, ऐसा वो जानबूझ कर किया था पूरे कुल का उद्धार करने के लिए। वो ऐसी आत्मा नहीं थी कि सिर्फ अपना सोचे, पूरे कुल को बैकुंठ पहुंचाने के लिए उसने ये जहमत उठाई और सबसे लास्ट में खुद की आहुति दी। कुंभकर्ण भगवान के हाथ मारा गया। ध्यान रखना, जो लक्ष्मण के हाथ मरा है, जो हनुमान जी के हाथ मरा है, उसका बैकुंठ नहीं हुआ, नहीं हो सकता। जो भगवान के हाथ मरा वो परम धाम गया। तो कुंभकर्ण भगवान के हाथ से मारा जाता है। ध्यान दीजिए, मेघनाथ लक्ष्मण के हाथ से मारे जाता है। ये अगर रावण नहीं अड़ता तो जिन लोगों की लेवल इस लेवल की थी, नकारात्मक आत्मा, दोनों दिशा की आत्मा होती है और दोनों में शक्ति होती है, दोनों की शक्ति समान स्तर की होती है। जिस समय रामेश्वरम की स्थापना करके भगवान प्रार्थना करते हैं, उसी समय रावण भी अपने आद्य शक्ति भगवान शंकर दुर्गा की आराधना करता है। शक्ति ये तय नहीं कर पाती किसको जीत दिलाए, किसको हार। राम की शक्ति पूजा पढ़िए, समझ रहे हैं? तो ये जो प्रिय स्तर पर, जो मैं अपने बताया कि पिछले 4 महीने में लड़कों लड़कियों के सातिर समूहों का अड्डा देखा, मुझे परमात्मा हो सकता है अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं दिया, लेकिन ये जो अनुभव दिया, मैं हाथ जोड़ के आप सभी अधिवक्ता साथियों का विनम्र आभारी हूं कि मुझे एक नई पाठशाला दी। और ईश्वर ने इतनी क्षमता जरूर दी है कि अगर हाथ पांव अंग प्रत्यंग और दिमाग में सोचने की क्षमता अगर बनी रहे तो पलक से एक बार केवल देखने भर की देरी है। वो शख्स मुझसे कभी ना मिला हो, अंदर तक की उसकी नस नस का पता, ये क्या करके आया है, क्या कर सकता है, आंकने की क्षमता विकसित हुई है। इसके लिए मैं विनम्र आभार प्रकट करता हूं आप सबका। और यही चीज जो मैं कह रहा हूं आपसे प्रकट करने के लिए, आप लोग खुद के लिए करिए। अगर इत्तेफाक से आपको हंसी आएगी या बीच में वीडियो बंद कर देंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो ऐसे लगे कि आपको ही कहा जा रहा है। अगर आप हंस करके बंद कर रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि पूरा नहीं आधे में उठ के चले आए। मेन्यू क्या कहता है कि मैं 6 दरवाजा तो तोड़ दूंगा, लेकिन 7वें पे इसलिए नहीं तोड़ पाऊंगा क्योंकि माताजी उत्तरा सो गई थी। तो आप सो गए, आपको राज नहीं मिलेगा कि अपनी ऊर्जा जो आप इतना नकारात्मक वे में आप गंवा रहे हैं और बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, वो कितना घाटे का सौदा साबित हो सकती है। वही ऊर्जा जो ये सब कृत्य करने में लगी हुई है, उसी ऊर्जा का अनुप्रयोग सकारात्मक दिशा में लगाइए। आपकी इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि किसी दूसरे का हक छीनकर और समाज सोसाइटी में आप अपने आप को स्थापित करें। पूरा इतिहास बताता है। आपसे पूछता हूं, दारा सिकोह को मारने वाला औरंगजेब और इतने लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाला औरंगजेब, उस कृत्य को जो अपने बड़े भाई को उसने मारकर उसके शव को पूरे दिल्ली में घुमाया, उसने उतने क्रूर बादशाह ने, अब उसका जो इतिहासकार वो करते हैं क्या व्याख्या उसके शासन का, तो बताया जाता है नंबर 1 का शासक था वो। प्रशासनिक समझ थी। बुढ़ापे की अवस्था में, राजा बनने बादशाह की अवस्था में भी वो टोपी सिलकर गुजारा करता था। आप यकीन सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति उस सत्ता को पाने के लिए अपने भाई का वध कर दे अपने हाथ से, वो व्यक्ति जब शासन सत्ता में आए तो शासन सत्ता कैसे चलाई जाती है इसको सिखा दे, इतिहास बना दे।
ये विरोधाभास आप नहीं पाते। आप अगर कोमल हृदय के होंगे तो कहेंगे यार ये तो बड़े भाई को मारा था, इसको खत्म कर देना चाहिए। इस जो इमोशनल प्रवृत्ति का होता है, जैसे मैं भी हूं, उसको ये सातिर दिमाग वाले, कर्ण दिमाग वाले, कर्ण जैसे महाभारत में है, दुर्योधन, उसको नंबर 1 का उल्लू का पट्टा मानते हैं। तो आप जिस सेवा में जाना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखना, अगर आपके अंदर इमोशनली तत्व ज्यादा है तो चाहे प्री लेवल की तैयारी में हो, चाहे मेंस, चाहे अंतिम, इन तीनों स्थितियों में आपको परेशानी दिमाग वालों से होगी। रुला देंगे महाराज आपको, और उनको रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति दिमाग से होता है उसको आंसू नहीं आते। हां, अचानक उसको रेल पर कटा पा सकते हैं। ध्यान सुनना, अचानक उसको पिस्टल लगाया ठोक देने वाला केस पा सकते हैं। क्यों? उसमें संवेदना मर चुकी होती है। ऐसा आदमी जिंदा मुर्दा लाश की तरह अफसर बना दिख सकता है, कहीं भरे मंच पर प्रवचन करवाता मिल सकता है। मैं अपने यहां बचपने में जानता हूं, हमारे यहां एक कोकिल दास जी संत हुआ करते थे, उनका प्रवचन जगह जगह हुआ करता था। अब तो पता नहीं है या नहीं धरती पर, लेकिन मैं ऐसे मठाधीशों को जानता हूं जो उनके बराबर मंच लगा के खुद बैठते थे, बाकी पब्लिक बैठ जाती थी। वो बाकी पब्लिक उनको तो प्रवचनकर्ता के रूप में सम्मान के साथ सुनती थी कि भाई साधु महात्मा है, लेकिन उस व्यक्ति को, जिसको अहंकार का सबसे सातिर आदमी, जो उनके बहाने उनको भी यूज कर रहा है, कोकिल दास को भी यूज करके पूरे दुनिया में, पूरे अपने समाज में, गांव में क्या शासन कर रहा है कि मैं प्रवचन करवा रहा हूं, खुद एक शब्द नहीं सुन रहा है ना फॉलो करता है। इसलिए आप अपने समाज में नजर उठा के देखें, जिनके पास दिमाग जाता है, ज्यादा है, वो दुर्गा पूजा का उपयोग कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा का उपयोग कर रहे हैं, सब चीज का उपयोग करके क्या पाना चाहते हैं? औरंगजेब की तरह सत्ता। दिमाग देखिए, मतलब राम को भी यूज कर लेना। जैसे मैं कहना नहीं चाहिए, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक नया नया प्रवचन करता हुआ है, पहले कवि हुआ करता था, उसका बहरूपियापन देख करके मैं दंग हूं। उसको मानने वाले फॉलोअर बहुत हैं। जैसे मैंने इसी चैनल से कहा कि मैं ओझा सर की इस बात से सहमत नहीं हूं, एक कुछ नहीं लग गई। ऐसे में ये भी साफ शब्दों में कह रहा हूं, पहले कवि था, अब वो नया नया धंधा शुरू किया उसने। किसमें ये क्षमता है कि वास्तविकता तक पहुंचे? जिस ढंग से लादेन ने अमेरिका को परेशान किया था मोहम्मद अत्ता के माध्यम से, उसी ढंग से उस पदार्थवादी राष्ट्र ने, जरा संकल्पना कीजिए, वो वीडियो एक कहानी के तौर पर यूट्यूब पर या फिल्मों में मौजूद है, कैसे कमांडो घुसकर एबटाबाद में लादेन को मारते हैं। उसकी मास्टर प्लानिंग वहां का राष्ट्रपति तत्कालीन बराक ओबामा लाइव देखता है। कभी आपने सपने में सोचा ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा करने वाले क्या एक परिवार चलाने वाले लोग हैं? एक जाति से दूसरे जाति में लड़ाने वाले लोग हैं? या वो एक छोटे से पद में न्यायिक अधिकारी या न्यायमूर्ति बनकर निपटा देने वाले जिंदगी वाले लोग हैं? मैं पूछता हूं आपसे। इसीलिए अपने बुद्धि पर भरोसा रखिए, परमात्मा के समर्पित रहिए। वो अगर लायक समझेगा तो कर्ण, वो लायक समझेगा तो अर्जुन, वो लायक समझेगा तो बराक ओबामा, वो लायक समझेगा तो कमांडो, वो जो लायक समझेगा बना देगा। बहुत चक्कर में मत पड़िए। अगर चक्कर में पड़ेंगे तो पिस्टल लगा लेना पड़ेगा, जहर खा लेना पड़ेगा, रेल के आगे कटकर मरना पड़ेगा अगर दिमागवादी हैं। और अगर संवेदनवादी हैं तो रो रो करके भगवान के आगे, आपको तो भगवान मिल ही जाता है झट से। सबसे ज्यादा आसानी से भगवान अगर उपलब्ध है तो संवेदनशील, जो छोटी सी बात पे रोता है, हर बात उसको लगती है, ऐसे व्यक्ति को भगवान सर्व सुलभ है। उसको वैसे भगवान शायद नजर ना आए, लेकिन अगर कोई उसे चोट पहुंचा दे तुरंत भगवान उसको नजर आने लगता है। प्री का सिलेक्शन ना हो जाए, ऐसे मैंने तमाम लोगों को, तो मैं भगवान की पूजा अब नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा प्री में सिलेक्शन नहीं करवाए। भगवान की यही ड्यूटी है, वो भगवान को पूरा ड्यूटी पर लगा रखा है। भगवान जैसी चीज है या नहीं, ये विचारणीय प्रश्न है, ये तो पूरे शास्त्र सदियों से चला रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो प्रायोगिक सच्चाई है, तो चाहे प्री लेवल पे पढ़ रहे हो, चाहे मेंस लेवल पे पढ़ रहे हो, 40 मिनट्स की इस वीडियो में मैंने जो कुछ बोला है भगवान को साक्षी मानकर,
उससे अपनी समझ विकसित कीजिए। इनमें से जो 40 मिनट में बोले गए जिन जिन धारा में आप आते हैं उसी अनुरूप अपने प्लान कीजिए। दिमाग के स्तर पर अगर जीते हैं तो उस स्तर पर, दिल के स्तर पर जीते हैं तो उस स्तर पर प्लान कीजिए, जिससे आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर पाइए जिसके लिए लंबे समय आप अपना खपा रहे हैं और लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। होता क्या है, संवेदनशील वाला व्यक्ति जब टोटल का टोटल दिमाग वाले का कॉपी करने लगता है तो फेल हो जाता है। दिमाग वाला जब टोटल का टोटल कोशिश करता है कि दिल वाला काम करें तो वो फेल हो जाता है। इसीलिए दिमागवादियों के आचरण में मैंने कहा ना कि वो राम को भी यूज कर लेता है भगवान को भी यूज कर लेगा, कोट बना लेगा। दिमाग दौड़ाइए। अगर अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगता है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कि बहुत बुद्धि है इसके पास, बहुत चालाक बंदा, झूठा नंबर 1, तो जो वहां से निकला है कभी महोदय वो कम है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं वो समय, चूंकि अन्ना मूवमेंट में मैं वहां था, जब किरण बेदी समेत वो पूरा ग्रुप इकट्ठा होता था, क्या धरती पर जब अन्ना मूवमेंट उभरा तो ऑल इंडिया दिल्ली समेत सारे स्टेट में यही 5 बुद्धिमान थे, जिसमें से 2 एक अंदर है जेल में, मनीष सिसोदिया। कितने लोग, कुछ को तो यही तसल्ली होती है कि हम रवीश कुमार को मानते हैं, कुछ को यही तसल्ली होती है कि हम वो जो रिपब्लिक टीवी चलाता है अर्णव गोस्वामी, उसका सपोर्ट करते हैं, उस पर थंब लगा लेते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं। भगवा खुद पहन लेंगे, रामनामी दुपट्टा ओढ़ लेंगे, मंदिर के आगे फोटो खिंचवा लेंगे, अपने आप को हिंदू घोषित कर देंगे। ना हिंदू का मतलब पता, ना रामनामी दुपट्टा का मतलब पता। तो इस मकड़ जाल में जो जिंदगी चल रही है आपकी, जो सामने आप लाइव देखते हैं, उसमें किस मनोवृत्ति के आप हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। अगर मनोवृत्ति और आपके कार्य व्यवहार में ज्यादा अंतर होगा तो वो अंतर होने की वजह से आप उस कार्य को जो संकल्प लेकर साधना चाहते हैं या अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, कभी नहीं सुधार पाएंगे। इस पर काम कीजिए। अगर आप अपने अनुरूप निर्णय लेंगे, जैसे हैं, कहते नहीं कि नेचुरल जस्टिस, जिस स्वभाव के हैं उस स्वभाव के अनुरूप अपने अगर निर्धारण करेंगे, धूर्त हैं तो धूर्तता इसीलिए बहुत आगे निकलते हैं कुछ धूर्त। एक व्यक्ति का नाम लेकर के वीडियो बंद करूंगा, हर्षद मेहता। इस पर एक फिल्म बनी है, वेब सीरीज है, देखिए कभी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये माधव श्री कृष्ण विदुरानी के पास बैठकर जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर गूदे की जगह पे केला खिला रही थी, उनसे भी निपट लेते थे, उनके भी सामने प्रेम आंसू बहा देते थे, और ये कर्ण दुर्योधन को उंगली पे नचाते थे। ये 3.5 हाथ का आदमी जिस समय पैदा हुआ धरती पर, इसके दिमाग की बलिहारी है। मतलब दोनों में पारंगत, प्रेम मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, दिमाग मार्ग में भी, संवेदनशील भी। जरा सोचिए, भीम को, उस महामूढ़ को, जब धृतराष्ट्र उनकी मूर्ति को दबा देते हैं, ये भीम को क्यों नहीं समझा? और छोड़िए, अर्जुन को तो कृष्ण से पहले बताना चाहिए, भैया तुम मत जाना। अर्जुन को उतना लड़ने के बाद भी क्या समझ आई थी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परम बुद्धत्व पाने के लिए परमात्म तत्व का जब तक शरीर के अंदर विकास नहीं होगा, आप चौगिर्द नहीं विकसित हो सकते। आप लोग विवेकानंद की फोटो लगाते हैं, विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि विवेकानंद उपलब्ध ही नहीं थे। जो व्यक्ति उपलब्ध हो जाएगा वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, लेकिन गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये विवेकानंद की ही युक्ति है। परमहंस के ऊपर हम लोग उनको कितना सम्मान देते हैं, लेकिन इस गहराई तक जाने की हिम्मत हर व्यक्ति को नहीं पड़ेगी। हमारे इसी वीडियो में, जो लगभग 45 मिनट का हो गया है, तमाम विचारक मिल जाएंगे जो यहां तक शायद ही सुने। अगर सुन भी लेंगे तो कमेंट उटांग पटांग भी कर सकते हैं। गहराई में कौन जाता है? जो 4 दिन पहले हमको वीडियो पे कमेंट करने के उल्टे सीधा कि आप जैसे टीचर, वो ये भी तो सुने, ये लोड नहीं लेगा जो आपकी जिंदगी के सारे पन्ने खोल सकता है। डेप्थ पाइए। कहते नहीं कि मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ,
जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, कबीरदासी की उक्ति है। अगर कुछ पाना है, चाहे प्रीलिम्स लेवल पर चाहे मेंस लेवल पर, तो गहरे उतरना पड़ेगा, और गहरे उतरना पड़ेगा अपने स्वभाव के अनुरूप, स्वभाव के विपरीत नहीं। काम गीदड़ का है और सिंह की नाटक करेंगे, कितने दिन तक चलेगा ये बहरूपियापन? तो इस पर काम कीजिए। मुझे उम्मीद है इस 45 मिनट की वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। हो सकता है जिंदगी में आप हमसे कभी बातचीत ना करें या हमसे मुलाकात ना हो, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा बदल सकता है अगर आप अपने लाइफ में स्वभाव पर काम करें। हमारे प्रति आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पर, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, 2 लाइन लिख सकते हैं, संदेशित कर सकते हैं। मेरा यह पूरा वीडियो आपके स्वभाव पर केंद्रित था कि स्वभाव आपके लक्ष्य को प्राप्ति में कितना मददगार हो सकता है और किस रूप में हो सकता है। इसको चिन्हित करने का छोटा सा प्रयास। कल किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। हम आप सभी अधिवक्ता साथियों को विनम्र अपील करते हुए कि अगर आप यूपी एचजेएस दे रहे हैं, बिहार एचजेएस दे रहे हैं, या आने वाली यूपी एपी और जे में अभ्यर्थी हैं, तो आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम से, जो प्री व मेंस स्तर पे है, जुड़कर अपने लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने अभ्यास को नया अंजाम दे सकते हैं, अपनी स्थिति को, तैयारी की स्टेज को पहचान सकते हैं। उसके लिए हमें आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा 7705090393 पर। ये जो व्हाट्सअप नंबर पीछे दिखाई दे रहा है, आपको हमारे टेस्ट सीरीज से क्या लाभ होता है ये जुड़कर आपको पता चलेगा, और आपका लक्ष्य आपके स्वभाव के मुताबिक शायद साकार हो। इसी आकांक्षा के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। कल फिर मिलूंगा। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।